Hello and good morning everyone. I welcome you all at Edwards News Analysis. Today is 31st January 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है और यू कैन डायरेक्टली सर्च एडवर्स न्यूज़ एनालिसिस तो आपको ये चैनल वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर सारी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं तो आपको वहाँ पर वो मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आज हमारी कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमें डिस्कस करनी है। तो पहली न्यूज़ है, पाकिस्तान के मॉस्क में एक टेरर अटैक हुआ है। आफ्टरनून की प्रेयर के टाइम पर यहाँ पर क्या हुआ है, जो तालिबान सुसाइड बॉम्बर्स ने यहाँ पर क्या किया है, टेरर अटैक किया है। जो पाकिस्तानी तालिबान है उन्होंने इस क्लेम किया है कि ये जो अटैक हुआ है ये उन्होंने ही किया है। क्या कहते हुए कहा है कि पाकिस्तानी तालिबान क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सुसाइड अटैक सेइंग इट वाज अ पार्ट ऑफ रिवेंज अटैक फॉर स्टेन टीटीपी कमांडर उमर खालिद कुरसानी। तो इसमें क्या हुआ था, जो अफगानिस्तान के, आप सभी को पता होगा, जो अफगानिस्तान के उनके टीटीपी कमांडर थे, तहरीक तालिबान के जो कमांडर थे अफगानिस्तान में, तो उनकी यहाँ पर क्या हुई थी, उनकी रिवेंज में उनकी यहाँ पर जब डेथ हुई थी तो उस रिवेंज के कारण उन्होंने ये कहा है कि हमने ये पाकिस्तान पर क्या किया है, ये अटैक किया है। अभी ये अटैक कहाँ हुआ है, ये पेशावर। यहाँ पर जो पाकिस्तान है, जैसे इंडिया में यहाँ पर हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, है ना, तो पाकिस्तान में यहाँ पे प्रोविंस है, वो पाकिस्तान डिवाइडेड है प्रोविंस में। तो यहाँ पर पेशावर में पेशावर सिटी है, वहां उस सिटी में मॉस्क में आफ्टरनून के टाइम पर यहाँ पर ये अटैक हुआ है जिसमें 61 लोगों की, मतलब कि 61 लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है और 150 से ज्यादा लोग, मतलब 150 से ज्यादा लोग अभी भी कैसे हैं, घायल अवस्था में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए टेरर अटैक जो होते हैं तो उससे ना तो पाकिस्तान को फायदे हैं ना ही किसी भी कंट्री को। चाहे यहाँ पर टर्म दिए जाते हैं कि एक गुड टेरर अटैक होता है, एक बैड टेरर अटैक होता है। तो देखिए टेररिज्म होता है, ठीक है, चाहे वो गुड हो चाहे बैड हो। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई टेररिज्म है तो वो गुड है और कुछ बैड है। ठीक है, टेररिज्म है, लोगों की जान जा रही है तो वहां पर जान जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि टेरर अटैक जो होते हैं उससे यहाँ पर पाकिस्तान में भी बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं, बट अभी भी पाकिस्तान क्या है, उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है कि ये टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है, तो टेररिस्ट वांट टू क्रिएट फियर बाय टारगेटिंग दोज हु परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ डिफेंडिंग पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान में क्या है, दो कम्युनिटी है ना। पाकिस्तान में अगर हम देखें जो मुस्लिम्स हैं उन दो कम्युनिटी है, एक सिया और एक दूसरे कौन से हैं, सुन्नी। तो आप सभी को पता होगा कौन कौन से, सिया एंड सुन्नी। और पाकिस्तान में किसका डोमिनेशन है, सुन्नी जो है उनका यहाँ पे डोमिनेशन है। तो यहाँ पर ज्यादातर, और जो सिया कम्युनिटी के लोग हैं ये माइनॉरिटी में आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमेशा होता है कि जो मेजोरिटी में होते हैं वो हमेशा माइनॉरिटी जो सेक्टर होता है उसको यहाँ पे दबाने की रखते हैं। ठीक है ना, उसको दबाने की कोशिश करते हैं हमेशा उसको। जो कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी होती, कहीं भी हम देखें, सिर्फ ये पाकिस्तान की बात नहीं है, हम हर एक कंट्री में देखते हैं। तो जहां भी हमें यहाँ पे देखता मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात करें तो जो मेजोरिटी सेक्शन होता है वो माइनॉरिटी सेक्शन को यहाँ पे दबाने की बात करता है। अभी टेरर अटैक क्यों किए जा रहे हैं, अब यहाँ पे तो बात की गई कि ये जो पाकिस्तानी तालिबान है वो उन्होंने इस अटैक की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये अटैक उन्होंने करवाया। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों चाहते हैं, ये जो पाकिस्तानी तालिबान है वो भी क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो यहाँ पर गवर्नमेंट है ना, यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है वो किससे लिया गया है, वो ब्रिटिश से लिया गया है। ठीक है ना, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, ठीक है, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो ये सारा कैसा जो है, ये जो गवर्नमेंट सिस्टम है पाकिस्तान का वो कैसा है, ब्रिटिश से लिया गया। तो ये जो पाकिस्तानी तालिबान है वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान में यहाँ पर गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी है, जो उन्होंने शरिया लॉ, मेनली उनका क्या है, शरिया लॉ, तो वो भी क्या चाहते हैं, शरिया लॉ एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, कहाँ, पाकिस्तान में। तो इस तरीके से यहाँ पर, और जब भी इस तरीके की बात होती है, अब शरिया लॉ में हमें क्या देखने को मिलता है, जो विमेन्स हैं, जब हम विमेन्स हैं उनके राइट्स को ना, उन्हें पढ़ाई कर, एजुकेशन की बात की जाती है वहाँ पर कि उन्हें एजुकेशन प्रोवाइडेड नहीं है। अगर वो कहीं बाहर जा रही हैं तो उनके साथ एक मेल पार्टनर ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज वो बाहर नहीं जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं शरिया लॉ में। तो वो क्या चाहते हैं मेनली कि ये जो शरिया लॉ उन्होंने अफगानिस्तान में इस्टेब्लिश किया है वो पाकिस्तान में भी हो। तो यहाँ पर देखिए वो सिर्फ क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तान में एक
यहाँ पर टेरर जो एक फियर होता है, ये टेररिस्ट ये अटैक करके वहाँ पर एक फियर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना, टारगेट करना चाहते हैं। तो देखिए, टेररिस्ट वांट टू क्रिएट फियर बाय टारगेटिंग दोज हु परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ डिफेंडिंग पाकिस्तान। अब यहाँ पर वो वहाँ पर डिफेंड करते हैं पाकिस्तान के उस एरिया पर जहाँ पे इन लॉज को ज़्यादा फॉलो किया जाते हैं, जो हमने यहाँ पर डेमोक्रेसी के जो आइडियाज़ हैं, हमारे फंडामेंटल के जो राइट्स हैं, पाकिस्तान में जहां भी इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है तो मेनली वहां पर टेरर अटैक किए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान को यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश करता है। तो अभी आगे हम चलेंगे, देखेंगे क्या क्या न्यूज़ होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चैनल्स कैन स्ट्रैगर कंटेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अक्रॉस प्रोग्राम सेंटर। यहाँ पर क्या है, आप सभी को पता होगा, जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जितने भी यहाँ पे चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उनको यहाँ पर क्या करना है, एक 30 मिनट का कंटेंट तैयार करना है। क्या करना है, 30 मिनट्स का यहाँ पर उनको एक कंटेंट क्रिएट करना है। ये कंटेंट किस बारे में होगा, नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में। किस बारे में, नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में। ये जो कंटेंट होगा इसमें हम मेनली किन चीज़ों के बारे में फोकस करेंगे, यहाँ पर हम दिखाएंगे लिटरेसी, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, वेलफेयर ऑफ वर्कमैन, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कल्चरल हेरिटेज, नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये सारे क्या है, हमारे कंटेंट होने चाहिए। ये सारी थीम जो होंगी, ये जो हमने अभी बात करी, ये थीम होनी चाहिए उस कंटेंट की। ये जो 30 मिनट का कंटेंट रेडी किया जाएगा चैनल्स के द्वारा, उसमें ये सारी थीम होगी। अब यहाँ पर बात ये चल रही थी कि ये जो कंटेंट है उसको क्या डायरेक्टली यहाँ पर मतलब कि 30 मिनट के लिए कंटिन्यूसली किसी भी टीवी प्रोग्राम में चलाया जाएगा। अब देखिए 30 मिनट थोड़ा लंबा टाइम होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो टीवी चैनल्स होते हैं उनका प्राइम टाइम होता है, किसी भी शो को यहाँ पे दिखाने का उनका एक प्राइम टाइम होता है। अगर वो उस शो के बीच में 30 मिनट को कंटिन्यूसली इस तरीके की अगर वो कंटेंट शो करेंगे तो यहाँ पर जो उनके जो व्यूअर्स हैं वो कैसे होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने बात करी कि क्या हम फिर टीवी प्रोग्राम जो चैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि 7 बजे से, मॉर्निंग में अगर 7 बजे से पहले और मिडनाइट के मतलब कि 6 बजे से और मिडनाइट 12 बजे के बाद इस कंटेंट को दिखाएं। बट सेंटर ने इसे क्या कर दिया है, मना कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आपको 30 मिनट स्ट्रेच में यहाँ पर नहीं दिखाना है। ठीक है, आप यहाँ पे स्लॉट में, इसको स्लॉट में क्रिएट करिए, छोटे छोटे इसके स्लॉट्स बनाइए और उसके बाद आपका जब प्रोग्राम चलता है, टीवी प्रोग्राम चलता है, तो उसके बीच बीच में आप ये स्लॉट में इसको यहाँ पर, इस कंटेंट को यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बात कही गई है कि ये कैसा है, 30 मिनट का कंटेंट होगा। ठीक है ना, इस कंटेंट में क्या क्या होगा, इसकी थीम क्या क्या होगी, लिटरेसी, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर। तो ये सारी क्या होंगी, थीम होंगी। ठीक है, ये सेल्फ रेगुलेटरी होगा। ठीक है, कैसा होगा, ये सेल्फ रेगुलेटरी होगा। इसकी जो है मंथली एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी, जो भी चैनल्स होंगे जो ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी एक मंथली रिपोर्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तैयार करेंगे। ये वॉलेंट्री लेवल पर है, मतलब कि अगर कोई चैनल दिखाना चाहता है तो दिखा सकता है, नहीं दिखाना चाहता तो नहीं दिखा सकता, बट कुछ चैनल्स के लिए मैंडेटरी है। उसके बाद ये किसके लिए नहीं है, और जो चैनल ये दिखा रहे हैं तो उनके लिए कंटेंट, जो चैनल है उनके लिए क्या है, मैंडेटरी है कि वो प्रिपेयर करें एक डेटा, अपना जो पूरा डेटा है मंथली बेसिस पे ये तैयार करके वो किसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाता है, जो स्पोर्ट्स चैनल है। ठीक है, स्पोर्ट्स चैनल हैं, योगा वाले जो चैनल होते हैं और जो फॉरेन चैनल्स हैं, तो उनको यहाँ पर क्या है, उनके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है, ये सारे क्या है, इससे एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो ये क्या है, इनसे एग्जेम्प्टेड है। और टाइम क्या है, यहाँ पर जो टाइम है मिडनाइट 12 से मॉर्निंग में 6 तक, इस टाइम पर आपको यहाँ पर ये कंटेंट शो नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद 12 बजे से पहले और सुबह के 6 बजे के बाद आपको ये कंटेंट आपके प्राइम टाइम शो में, मतलब कि उस टाइम पर आपको ये कंटेंट यहाँ पर दिखाना है। तो ये आपको यहाँ पर 30 मिनट कंटिन्यूसली में नहीं, यहाँ पर आपको स्लॉट में दिखाना है। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या बात की गई कि नेशनल इंपॉर्टेंस, हम यहाँ पर क्या बताएंगे, हमारी जो नेशनल इंपॉर्टेंस है ना, गवर्नमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंस के बारे में उसको यहाँ पे बताया जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पर, देखिए एनॉमली ओवर लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज फॉर NFSA रिजॉल्व इन राजस्थान। अब देखिए इसमें हमारे लिए क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो राजस्थान में एक पोर्टल क्रिएट किया गया है, पोर्टल जिसमें
इसमें इस पोर्टल में मेनली क्या होता है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें जो भी बेनिफिशरीज हैं वो 2011 की सेंसस जो 2011 का सेंसस है और जो पॉपुलेशन एस्टिमेशन है उसके बेसिस पर है, ठीक है। बट इससे क्या होता है, जब उस टाइम पर आज कौन सी डेट है हमारी, 2023 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 13 साल का, ये जो 10-12 साल का जो गैप आ रहा है, इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो नाम हैं उस ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसमें यहाँ पर बेनिफिशरीज इंक्लूडेड नहीं है। तो राजस्थान में यहाँ पर क्या किया गया है, पोर्टल क्रिएट किया गया है जिसमें उन्होंने जो नए बेनिफिशरीज हैं उनको ऐड किया गया है। तो टोटल 19.5 लाख जो एप्लीकेशंस है वो रिसीव्ड किए गए हैं, जिसमें फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री प्रताप सिंह चेयरमैन सेड इज द स्टेट असेंबली हियर इन मंडे। तो यहाँ जो स्टेट असेंबली के चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा है कि हमें इस पोर्टल के थ्रू 19.5 लाख बेनिफिशरीज न्यू बेनिफिशरीज का यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पर एप्लीकेशन उन्होंने रिसीव किया है, ठीक है। तो इसमें मेनली हमारे लिए क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये आया था 2023 में। कब आया था, 2023 में ये एक्ट आया था, सॉरी 13 में, 2013 में ये एक्ट आया था। इसका मेन पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन द ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ क्वालिटी फूड एट अफोर्डेबल प्राइस टू पीपल। नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर ये है कि हमें क्या करना है, लोगों तक हमें यहाँ पर फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी यहाँ पे उनको प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। हर एक व्यक्ति को यहाँ पर खाना मिले और न्यूट्रिशन, वो जो खाने से न्यूट्रिशन है वो उनको मिले इन अफोर्डेबल प्राइस। जो प्राइस हो वो कैसा हो, अफोर्डेबल। अब देखिए यहाँ पर जो लोग भूखे रहते हैं वो किस वजह से रहते हैं, क्योंकि वो खाने को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखते हुए ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में, जिसके तहत लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में, वो उस प्राइस को अफोर्ड कर पाएँ, उस प्राइस पर यहाँ पर लोगों को फूड ग्रेन्स जो है प्रोवाइड किए जाएगा। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि राशन कार्ड, ठीक है, राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है ना। राशन कार्ड के थ्रू क्या किया जाता है कि फूड ग्रेन्स जो होते हैं, जो हमारे राशन शॉप्स होती हैं वहाँ पर हमें फूड ग्रेन्स मिलते हैं कितने, कम प्राइस में। अगर हमें राइस मिल जाता है, ठीक है, कितने, 1 रुपये किलो, है ना। व्हीट मिल जाता है हमें यहाँ पर 2 रुपीज़ किलो। तो यहाँ पर यही बताया गया कि लोगों को अफोर्डेबल प्राइस के कारण, मतलब यहाँ पर पैसों के कारण कोई भी इंसान भूखा ना रहे, इसलिए ये एक्ट आया था। अब अगर हम इस एक्ट की कवरेज की बात करते हैं, अब देखिए इस एक्ट के कारण यहाँ पे कितने फायदे होते हैं। पहला, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जो फार्मर्स होते हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर फार्मर्स से क्या करती है, यहाँ पर क्रॉप्स लेती, फूड ग्रेन्स लेती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो प्राइस होता है वो कौन बेयर करता है, गवर्नमेंट बेयर करती है। आप सभी को पता है सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर से अनाज खरीदती है, फूड ग्रेन्स यहाँ पे परचेस करती है, जो मेन प्राइस, मार्केट प्राइस होता है उसी प्राइस पर, ठीक है। जो मार्केट प्राइस होता है उसी प्राइस पर फार्मर से गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, फूड ग्रेन्स परचेस करती है। उसके बाद यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे MSP के थ्रू ये फूड ग्रेन्स यहाँ पर परचेस करती है और इसको फिर प्रोक्योर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर इसको राशन की जो दुकान होती है, शॉप्स होती हैं, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता है। जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, PDS सिस्टम, उसके थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो गवर्नमेंट अगर यहाँ पे 10 रुपये किलो चावल खरीद रही फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 10 रुपीज़ किलो, और बट वो यहाँ पर क्या सब्सिडी प्रोवाइड करती है, और जो बेनिफिशरीज हैं उनको वो 1 रुपये में यहाँ पे राइस प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो 9 रुपये का खर्चा आया, जो 9 रुपये का ये गैप आ रहा है 9 रुपीज़ का, वो कौन बेयर करता है, ये गवर्नमेंट बेयर करती है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियर होगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब कवरेज की बात करें तो 2/3 ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन बेस्ड ऑन 2011 पॉपुलेशन सेंसस। यहाँ पर जो अगर हम 2/3 पॉपुलेशन की बात करें तो वो किस पर बेस्ड है, जो 2011 की पॉपुलेशन सेंसस है उसका एस्टिमेशन यहाँ पर लिया गया है और उसी बेस पर यहाँ पर कवरेज प्रोवाइडेड है, ठीक है। यहाँ पर 70% ऑफ रूरल, सॉरी ये रूरल 2 बार हो गया, 70% ऑफ रूरल एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज इंटाइटल टू रिसीव फूड ग्रेन्स अंडर
अंत्योदया अन्न योजना एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रूरल एरिया की, तो उसमें 75% पीपल आते हैं, और अर्बन एरिया की बात करें तो 50% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर फूड ग्रेन्स रिसीव करती हैं अंडर 2 योजनास। व्हाट आर दीज? अंत्योदया अन्न योजना एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड। तो ये दोनों योजना है, उसके तहत यहाँ पर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है। बात करते हैं अगर हम यहाँ पर जो राशन कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर जो राशन कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, तो जो घर की एल्डेस्ट वुमेन होती हैं, है ना, घर में जो भी फीमेल होगी जो 18 ईयर्स की या फिर उससे ज़्यादा की जो उम्र की होंगी, तो उनके नाम पर उन्हें क्या कंसिडर किया जाता है? हेड ऑफ द फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग राशन कार्ड। तो वो क्या होती है? हेड ऑफ द फैमिली उनको कंसिडर किया जाता है राशन कार्ड यूज करने के लिए। मतलब कि अगर राशन कार्ड यूज कर रहे हैं तो पहले यहाँ पर किसको कंसिडर किया जाएगा? जो भी उस घर की, कोई भी घर है ना, हाउस की जो भी एल्डेस्ट वुमेन होंगी उसके द्वारा यहाँ पर उनके नाम पर यहाँ पर राशन कार्ड का हम यहाँ पर यूज कर पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से। तो आई होप यहाँ पर आपको ये चीजें सारी क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। तो टास्क फॉर इंडियाज मिलेट रेवोल्यूशन। अब देखिए मिलेट रेवोल्यूशन, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिया के लिए टास्क की बात की गई है कि किस तरीके से मिलेट का रेवोल्यूशन किया जाए। इसमें इंडिया के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अब पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स की अगर हम बात करें, देखिए आप ये पिक्चर देखिए, आपको यहाँ पर क्लियर होगा। मिलेट्स क्या है? कोदो, आपने अगर नाम सुना होगा, कोदो, प्रोसो, पर्ल, फॉक्सटेल, बैनयार्ड, सोरगम, फिंगर एंड लिटिल। तो ये सारे क्या है? ये मिलेट्स हैं। अब ये जो मिलेट्स होते हैं इनके देखिए बहुत सारे फायदे हैं। पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन, है ना, जो यूनाइटेड नेशन है हमारा, उसका एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन का एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि 2023 क्या 2023 विल बी द ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो पहला पॉइंट हमारे लिए यहाँ पर क्या बन जाता है कि ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, उन्होंने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में डिक्लेयर किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलेट्स। मिलेट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम मिलेट्स की इंपॉर्टेंस देखें यहाँ पर, इफ वी सी द इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट्स, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या आता है। मिलेट्स कैसे हैं? अगर हम इसका, ये इसी आर्टिकल में बताया गया है कि अगर हम इसका क्लाइमेट पर्सपेक्टिव देखें, अगर हम इसका इन्वायरमेंट वाला पर्सपेक्टिव देखें, तो ये कैसे हैं? जैसा कि जो एरिया है, एरिड एरिया है, ठीक है ना, और सेमी एरिड एरिया है, हिल्स एरिया है, तो ये यहाँ पर भी क्या किए जा सकते हैं? ग्रो किए जा सकते हैं, ठीक है। अब एरिड और सेमी एरिड एरिया वैसे एरिया है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो मिलेट्स हैं वो कैसे हैं? ड्रॉट रेजिस्टेंस है, सेमी एरिड रीजन्स में भी इनको क्या किया जा सकता है? ग्रो किया जा सकता है। ये क्लाइमेट रेजिलेंट्स हैं, ठीक है ना। कैसा है? ये क्लाइमेट रेजिलेंट्स है। सेकेंड पॉइंट क्या आ जाता है इसमें? ये हमारी हेल्थ का फैक्टर आ जाता है, ठीक है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो मिलेट्स में बहुत सारे जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारा इसमें न्यूट्रिशन होता है, बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इसमें न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट्स फाइबर्स मिलेट्स में होते हैं, जो कि किसी भी चाइल्ड के लिए, और किसी भी इसमें प्रोटीन होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो अगर आप कोई जिम जाने वाला पर्सन होगा ना, उससे पूछेगा कि, अगर आप उससे पूछेंगे ना, तो मिलेट्स को ज़रूर यहाँ पर आपको इसकी एडवाइस देंगे कि आप ना मिलेट्स ज़रूर यूज़ कीजिए अपने डाइट में, ठीक है। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखिए तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन का ये बहुत बड़ा सोर्स है मिलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम चाइल्ड की बात करें या फिर कोई प्रेग्नेंट विमेन है, ठीक है, प्रेग्नेंट विमेन है, तो उनकी बात करें तो उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ना, उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो ये मिलेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। हेल्थ का पर्सपेक्टिव हो गया। नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, है ना। क्या करता है? ये इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को। अब जैसे कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर उनको प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाता है इरिगेशन के लिए, ठीक है। वहाँ पर इरिगेशन के लिए प्रॉपर वाटर नहीं होता है ना, अच्छे से पानी नहीं, और वहाँ पर जब इरिगेशन नहीं है तो जो मेजर क्रॉप्स होती है, जैसे कि राइस होता है ना, व्हीट होता है, इस तरीके की क्रॉप्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाती। तो मिलेट्स क्या है? बहुत अच्छा सोर्स है कि वहाँ पर ऐसे एरिया में हम मिलेट्स को क्या करें? प्रमोट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स का यहाँ पे क्या हो? ग्रो किया जाए।
ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है, हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, आसाम, मेघालय, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये ज़्यादातर हिली एरियाज है, यहाँ पर हम मिलेट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो ये मोनोपोली है हमारी क्रॉप्स में, कि मेनली हम अगर हमारी प्लेट देखें तो उसमें हमें क्या दिखता है, दाल चावल, ठीक है, राइस दिखती है, और मेनली हमें यहाँ पे रोटी दिखती है, वीट के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें मिलेट्स और इस तरीके की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। और आजकल हम बात करें तो जो मिलेट्स हो रहे हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर हमारी प्लेट्स में कम होते हैं, कम क्या होते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोनोक्रॉप्स है वो भी क्या होगा, ये जो मोनोक्रॉप का सिस्टम है वो भी यहाँ पर कम होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, आपको पहले यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है कि एक कोली हिल है, कोली हिल्स, ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो तमिलनाडु में एक प्रोग्राम चलाया गया है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। तो वो यहाँ पर क्या कर रही हैं, इस फाउंडेशन का ये क्या है, देखिए यहाँ पर MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन इज कंजर्विंग मिलेट बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ मिलेट। तो ये जो फाउंडेशन है वो क्या कर रहा है, जो मिलेट की डाइवर्सिटी है, मिलेट की बायोडाइवर्सिटी है, उसको यहाँ पे कंजर्व कर रहे हैं, और उसका जो उसका प्रमोशन किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, इसका प्रोडक्शन कीजिए और इसका कंजप्शन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पर मिलेट्स को यहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कंजप्शन ज़्यादा नहीं होता है, कंजप्शन ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। अब अगर हम दूसरा फैक्टर देखें तो हम यहाँ पे कंजप्शन क्यों नहीं करें, क्योंकि उसका प्रोडक्शन हमें कम मिल रहा है ना, ये क्या है, लिमिटेड नंबर में है। अब जो कुछ लोग हैं जो अफोर्ड कर पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो उसको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या जरूरत है कि फार्मर्स को यहाँ पर मोटिवेट किया जाए, वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ये मिलेट्स ग्रो करें, ठीक है। और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा यहाँ पर, तो प्रोडक्शन होगा तो हमारा जो कंजप्शन होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा, ग्रो होगा, ठीक है। तो हमारा कंजप्शन भी कैसा होगा, ग्रो होगा। अब इस आर्टिकल में नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए क्या याद रखने की जरूरत है, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन है जो कि क्या कर रही है, मिलेट की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका प्रमोशन कर रही है, प्रोडक्शन और कंजप्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिलेट की कंजप्शन में यहाँ पे बैरियर्स क्या क्या आते हैं। अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में 2 मेजर ग्रुप्स हो जाते हैं मिलेट्स में भी, जो मिलेट्स होते हैं उसको 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। एक मेजर मिलेट्स जिसमें पर्ल मिलेट्स, फिंगर, आपने नाम सुना होगा, ज्वार, बाजरा, ठीक है। तो पर्ल मिलेट में क्या आ जाता है, हमारा जो बाजरा होता है आपने देखा वो व्हाइट कलर का होता है, उसमें यहाँ पे ब्लैक कलर के ऐसे डॉट होते हैं, है ना, वो बाजरा होता है। यहाँ पे सोरगम, तो ये किस में आते हैं, हमारे मेजर मिलेट्स में। और अगर हम बात करें माइनर मिलेट्स में तो उसमें क्या आ जाती है, मिलेट, कोदो, पोर्सो, बैनियार्ड, लिटिल मिलेट, तो ये सारी आती हैं किसमें, लिटिल माइनर मिलेट में। अगर हम बात करते हैं, अब देखिए ये जो MS स्वामीनाथन फाउंडेशन है, और इसमें यही भी बताया गया है कि जो मिलेट्स का कंजप्शन है हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोग्राम चला रही है, जैसे PDS सिस्टम है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है हमारी, जिसमें मिड डे मील स्कीम बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो मिड डे मील स्कीम होती है, यहाँ पर जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, इसमें 54 मिलियन टन्स फूड यहाँ पर जो मील है प्रोवाइड किया जाता है। तो हम यहाँ पे ये इंश्योर कर सकते हैं कि इस मील में क्या करें, हम मिलेट्स को यहाँ पर इंक्लूड करें। जो हमारा PDS सिस्टम है इसमें हम मेनली हम क्या इंक्लूड है, राइस एंड वीट, इसमें हमें क्या जरूरत है कि हम मिलेट्स को यहाँ पर इंक्लूड करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो मिलेट्स का कंजप्शन है उसको यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन है, यहाँ पर क्या है, इनके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस फाउंडेशन के, तो हम अगर इस फाउंडेशन की बात करें तो इस फाउंडेशन की 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, कि प्रिजर्व क्रॉप डाइवर्सिटी, यहाँ पर जो क्रॉप की डाइवर्सिटी है उसको यहाँ पे प्रिजर्व करना है। जैसे कि हमारा मेन फोकस अब कहाँ चला जाता है, राइस एंड व्हीट को ग्रो करने में, और जो यहाँ पे पल्सेस होती हैं, मिलेट्स होती हैं, इनका हम जो क्रॉप है, इनकी क्रॉप हम बहुत कम उगाते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिलना क्या है, मेन पॉइंट क्या आ जाता है कि हमें प्रिजर्व करना है क्या, क्रॉप डाइवर्सिटी को। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है मिलेट्स का प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ मिलेट्स। तीसरा क्या है, इनहेंस ऑफ फार्म इनकम, हमें यहाँ पे क्या करना है, जो फार्म इनकम है उसे इनहेंस करना है, उसे बढ़ाना है, ठीक है।
अगर हम इसमें बात करें, अब ठीक है, ये इनके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम अगर इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो इसको हम किस तरीके से यहाँ पर इंश्योर कर पाते हैं। ठीक है, हमें ये ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है, इंश्योर भी करना है ना, हमें इनको अपने उसमें लेकर भी आना है। तो इसके लिए इन्होंने बात करी है कि हम क्या कर सकते हैं, यील्ड इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, इंप्रूव जो सीड्स हैं, है ना, जो इंप्रूव सीड्स हैं यहाँ पर उनको ला सकते हैं, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या होगा, एग्रो इकोनॉमिक प्रैक्टिस, टेक्नोलॉजी, इस तरीके की चीज़ें हम जब लेकर आएंगे तब हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। दूसरी बात इसमें क्या कही गई है कि कस्टमर जो मेनली इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जो मिलेट्स में बैरियर की अगर हम बात करें तो जो मिलेट्स होता है उसको जब ग्रो किया जाता है, ठीक है, उसके बाद इसका अगर हम बात करें, इसमें मेन हर्डल क्या आ जाती है कि इसमें पाउंडिंग इसकी की जाती है, उसके जो हार्ड कोर होते हैं उसको यहाँ पे निकाला जाता है, तो ये विमेंस के द्वारा किया जाता है। देखिए इसमें हार्ड हैंड पाउंडिंग की जाती है जो विमेंस के द्वारा की जाती है, इसको मतलब कूटा जाता है। आपने देखा होगा ना गांव वगैरह में जो जैसे धान वगैरह आते हैं और इस तरीके की मिलेट्स आती हैं तो उसको वुमेन एक पत्थर के बेसल में उसको ऊपर से बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के कूटती हैं, तो 2-3 किलो ही निकल पाता है। अगर वो घंटों तक काम करती हैं तो सिर्फ 2-3 केजी का जो मिलेट होता है, ग्रेन होता है, वो निकल पाता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मशीन्स लेकर आ सकते हैं, कस्टमाइज मशीन लेकर आ जा सकते हैं, जिससे कि ये जो काम होगा वो मतलब कि वुमेन के ऊपर जो ये पूरा वर्कलोड जाता है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। थर्ड इसमें क्या कहा गया है कि हम किसको प्रमोट कर सकते हैं, ट्रेनिंग को। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि द कोली हिल्स एग्रो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वर फेडरेशन वॉज फॉर्म टू ओवरसी द ऑल एक्टिविटीज टूवर्ड्स ट्रेनिंग एंड वैल्यू एडिशन। किस तरीके से हम अब हमारे प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो देखिए इससे हमें बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे, जैसे कि अगर हम इकोनॉमिक इश्यू देखते हैं तो मोस्ट डिफिकल्ट आउटकम्स टू मेजर आर चेंजेस इन कंजप्शन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली हम क्या देखते हैं कि अब जो मेनली यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक इशू की अगर हम बात करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स का, ये जो मिलेट्स का कंजप्शन हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर आना है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक सैंपल स्टडी हुई थी 2021 में, जिसमें ये दिखाया गया था कि अगर हमने किसी पर्सन से पूछा कि आपने ये मिलेट्स का कंजप्शन कब किया था, तो वो ये बताते कि जब हम छोटे थे, है ना, जब हम छोटे थे तब हमारे यहाँ इस तरीके की मिलेट्स हमें देखने को मिलती थी। तो देखिए 15 years अर्लियर अ डिफरेंट स्टडी शो दैट 39% ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूम मिलेट्स रेगुलरली। अवेलेबिलिटी इज द वन फैक्टर हियर बट सो आर द चेंजिंग फूड हैबिट्स। तो पहले ये बताया जाता था कि जब हम छोटे थे तब खाते थे। अब आज का टाइम में क्या आप सभी ने कभी ज्वार बाजरा इस तरीके की चीज़ें यूज़ की हैं अपने खाने में? नहीं, है ना, तो हम इनका कंजप्शन बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं। बट धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम आ रहे हैं, हमें इनके न्यूट्रिएंट्स के, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर पता चल रहा है। तो एक स्टडी हुई थी, इसमें ये बताया गया कि जो 39% हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पर मिलेट्स का रेगुलरली यहाँ पर यूज़ मतलब किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है। और इसमें जो पहला फैक्टर ये भी आ जाता है कि अवेलेबिलिटी, हमें यहाँ पर मतलब कि उतने अमाउंट में जो मिलेट्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, तो हम उनका यूज़ भी नहीं कर पाते। अब इन कंक्लूजन इसमें कहा गया है क्या, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स एंड रिवर्सिंग द डिक्लाइनिंग एरिया कल्टिवेटेड द फीजिबल स्टेप बट नॉट ईजी एंड रिक्वायर मल्टीपल इंटरवेंशन इंक्लूडिंग साइंटिफिक इनपुट्स, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ठीक है हम प्रोडक्शन यहाँ पर क्या करेंगे, मिलेट्स का इंक्रीज करेंगे, बट यहाँ पर जैसे कि जो डिक्लाइन एरिया है वहाँ पर जो कल्टीवेशन है उसमें हमें बहुत सारे हर्डल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम मल्टीपल अप्रोच लेकर आए, मल्टीपल इंटरवेंशंस करें, जिसमें कि साइंटिफिक इनपुट्स हो, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हो, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएं। अब देखिए यहाँ पर कोई पर्सन क्यों खेती करेगा मिलेट्स की, अगर उनको यहाँ पे गुड रिटर्न्स ही नहीं मिलेगा वो क्यों कल्टिवेट करेंगे, अगर उनको अच्छा यहाँ पे दाम नहीं मिलेगा उस चीज़ को। तो हमें यहाँ पे इंश्योर करना है कि जो फार्मर यहाँ पे मिलेट्स को ग्रो कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर क्या मिले, गुड रिटर्न्स भी मिले। ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, मिलेट्स का जो प्रोडक्शन है उसको इंश्योर कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि मिलेट्स हमारे लिए, जो मिलेट रेवोल्यूशन इंडिया में चल रहा है तो उसके लिए यहाँ पर क्या क्या टास्क हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पर ये सारे मिलेट्स हैं। देखिए ये पर्ल मिलेट है, ये पोर्सो है, ये फॉक्सटेल है, बैर्नियार्ड एंड सोएगा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है SC टू लिस्ट ऑन
सुप्रीम कोर्ट टू लिस्ट ऑन February 3rd पिटीशन टू रिस्ट्रेन यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम सेंसरिंग बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। तो आप सभी को पता है कि जो बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे रिलीज की थी, तो उसमें यहाँ पे सेंसरिंग की उसकी बात चल रही है। तो यहाँ पे पिटिशनर ने ये अर्ज किया है कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो इसमें हमारा सिर्फ स्पीच और एक्सप्रेशन में सिर्फ हमें बोलने का अधिकार नहीं है और हमारे जो थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर हमारा अधिकार क्या है कि हम कोई जो इन्फॉर्मेशन उसको गेन भी करें, है ना, हमें जो दिखाई जा रही है उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें लेना भी है। तो इसके बारे में यहाँ पे पिटीशन फाइल की गई है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या न्यूज़ आएगी, फर्दर हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन प्लीज ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम टुडे। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या करने वाली है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है उसको यहाँ पे एग्जामिन करने वाली है। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 से पहले यहाँ पर क्या था, अगर हम 2017 से पहले देखते हैं तो यहाँ पर ये था कि अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, उन्हें कुछ डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप वो किसके थ्रू कर सकते हैं, कैश के थ्रू कर सकते हैं, चेक प्रोवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे अदर चीज़ें थी जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उनको डोनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इंजॉय करती थी, उनको पैसे मिल जाते थे। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड आया। यहाँ पर क्या आया, हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको हम क्या भी कहते हैं, प्रॉमिसिंग नोट। क्या कहते हैं इसको हम, प्रॉमिसिंग नोट। अब ये नोट क्या है, इसमें क्या किया जाता है कि जैसे कोई भी XYZ पार्टी है, यहाँ पर ABC पार्टी है, ठीक है, ये ABC पार्टी है, इस पार्टी को क्या करना है, मुझे यहाँ पर डोनेशन देना है, कुछ पैसे देने हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, मुझे डोनेशन प्रोवाइड करनी है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर जाऊँगी किसी एक बैंक के पास, यहाँ पर किसी एक बैंक नहीं, सिर्फ यहाँ पर SBI को ये राइट है, किसको, SBI के पास ये राइट है कि मैं SBI के पास जाऊँगी, मैं SBI से कहूँगी कि मुझे इस ABC पार्टी को 1000 रुपये देने हैं, कितने, 1000 रुपये डोनेशन में देने। तो यहाँ पर जो SBI है वो एक नोट यहाँ पर मेरे लिए यहाँ पे प्रॉमिस नोट यहाँ पर जो है रिलीज़ करेगी, और मैं ये जो नोट है वो किसको दे दूँगी, जाकर ABC पार्टी को, ठीक है, मैं ये नोट किसको दे दूंगी, ABC पार्टी को। और ये जो ABC पार्टी है, इस पार्टी के ऊपर ये बाइंडिंग होता है कि 15 दिन के अंदर वो कहाँ जाएगा, वो SBI बैंक में जाएगा और वो बोलेंगे कि मेरे पास ये नोट है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड है, तो मुझे इसके तहत आप 1000 रुपये दीजिए। तो वो यहाँ पर जो SBI है वो 1000 रुपये ABC पार्टी को यहाँ पर दे देगी, ठीक है। और ये जो पार्टी है उसको ये 15 दिन के अंदर ये बॉन्ड को रिडीम कराना होता है। जैसे हमारे पास कूपन होते हैं ना, कि आपको टाइम दिया जाता है कि आप इतने दिन तक इस कूपन का यूज़ कर सकते हैं, तो समझ लीजिए ये कूपन की तरह ही है, ठीक है, क्या है, ये कूपन की तरह है। तो 15 दिन के अंदर ABC पार्टी को यहाँ पर ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको यहाँ पर क्या करना होगा, रिडीम कराना होगा। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जैसे कि मैंने ये दिया है, मैंने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो SBI से मैंने ये प्रॉमिसिंग नोट लिया है, PN लिया है, तो ये इसमें मेरा क्या रहेगा, इसमें मेरा नाम मेंशन नहीं होगा। क्या इसमें अब क्या हो गया है कि जो नाम है, किसने, मतलब किस कंपनी ने दिया है, किस पर्सन ने ये दिया है, उसका नाम यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्लोज करके रखा जा रहा है ना, यहाँ पर उसको पब्लिक में नहीं लाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बात चल रही है कि अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो इसमें कोई भी जो, जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारा डोनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ पर क्या हो रही है, उसका यहाँ पे वॉल्यूशन हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। तो इसी के चलते यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है उसको ये एग्जामिन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फर्दर यहाँ पे न्यूज़ लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसके यहाँ पे देखे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, सेंटर टू रोल आउट प्रोसेस टू सेट अप 16th फाइनेंस कमीशन सून, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटर ने अनाउंस कर दिया गया है किसकी, 16th फाइनेंस कमीशन आने वाली। अब फाइनेंस कमीशन की बात करें, इसमें इसका अनाउंसमेंट किया है कि अब 16th फाइनेंस कमीशन यहाँ पे बनने वाली। इससे पहले हमारी अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है, ठीक है। अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फॉर द पर्पज ऑफ एलोकेशन ऑफ सर्टेन रेवेन्यू रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये जो कमीशन है वो क्या करता है, जो रेवेन्यू है, फाइनेंस की जो चीज़ें रेवेन्यू है उसका एलोकेशन करता है यूनियन एंड स्टेट के बीच में,
किसके बीच में, यूनियन एंड स्टेट के बीच में यहाँ पे एलोकेशन होता है। और ये जो बॉडी है वो किसके द्वारा यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है, आर्टिकल 280। तो यहाँ पे आपके लिए ये पॉइंट बनता है, आर्टिकल अंडर आर्टिकल 280 दिस बॉडी फाइनेंशियल कमीशन वॉज स्टैब्लिश, ठीक है, बाय इंडियन प्रेसिडेंट। ये किसके द्वारा स्टैब्लिश होता है, इंडियन प्रेसिडेंट का। इट वॉज क्रिएटेड टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1951। ये कब फॉर्म हुआ था, 1951 में पहली बार ये सेटअप होता है। ये 5 सालों के लिए होता है ना, एवरी 5 ईयर। इसका हम अगर देखें तो इसका टेन्योर कितना होता है, एवरी 5 ईयर। ये 5 सालों के लिए होती है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हमारी 15th फाइनेंस कमीशन है, हमारी जो 15th फाइनेंस कमीशन है, इसका जो ईयर था वो 5 साल से कितना बढ़ा दिया गया है, 6 ईयर्स, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ है, आप सभी को पता है, कोविड के चलते इसका जो टेन्योर है वो 1 साल यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो कमीशन होती है वो यहाँ पर रिपोर्ट देती है ना, हर साल की जो होती है उनकी रिपोर्ट देती है। तो 15th फाइनेंस कमीशन यहाँ पे कब सेटअप हुआ था, 2017 में। तो 17 से अगर हम यहाँ पे 5 साल देखें, नवंबर 17 से, तो 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, 23, 24। तो यहाँ पर 5 साल हो जाते हैं। तो यहाँ पे 17 मतलब नवंबर लास्ट 17 तक यहाँ पे ये सेटअप हुआ था। अब ये इनका ये एक्सटेंड कर दिया गया है कि ये 2025 और 26 की भी क्या करेंगे, यहाँ पर रिपोर्ट देंगे हमें, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, ये जो साइकिल है होती है 5 इयर्स का, इसको बहुत बार ब्रेक कर चुका है। ये सिर्फ अभी पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी यहाँ पर हो चुका है। कब, जब हमारी 9th फाइनेंस कमीशन आई थी, उसको भी यहाँ पे क्या किया था, उसकी जो टेन्योर थी उसको यहाँ पे एक्सटेंड किया गया था जून 1987 में। तो उन्होंने 3 बार यहाँ पे पहली रिपोर्ट 1989 और 19 में पब्लिश की थी। उसके बाद 5 ईयर उनका जो कंप्लीट होता है इस कमीशन का, वो 1994 और 95 में यहाँ पर किया था। फिर इस कमीशन ने एक और रिपोर्ट सबमिट करी थी, कब, 1998 की और 1990 के बीच की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है NK सिंह, तो उन्होंने ये अनाउंस किया है कि इन द फॉर्मल कोर्स थिंग द नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन शुड हैव बीन अपॉइंटेड बाय नाउ, बट सिंस आवर रिपोर्ट कवर्ड 6 years इंस्टीड ऑफ 5, इट मस्ट बी अपॉइंटेड दिस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि हमारी जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो एक्सटेंड हो गया है, उसका जो कवरेज एरिया है वो 6 ईयर कर दिया गया है इंस्टेड ऑफ 5। तो यहाँ पर अब 16th फाइनेंस कमीशन क्या होने वाली है, बिल्डअप होने वाली है, इसका यहाँ पे अब अनाउंसमेंट कर दिया गया। तो हमने यहाँ पे देखा को फाइनेंस कमीशन कैसी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना कि स्टैच्यूटरी बॉडी। स्टैच्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, जो गवर्नमेंट एक्ट्स के थ्रू यहाँ पर लेकर आती है, वो स्टैच्यूटरी बॉडी होती है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स के थ्रू एस्टैब्लिश बॉडी है वो फाइनेंस कमीशन, जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन क्या है इसका, द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस विच आर टू बी और मे बी डिवाइडेड बिटवीन देम। यहाँ पर यूनियन और स्टेट्स के बीच में क्या होता है, जो रेवेन्यू है टैक्स का जो भी होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिवाइड होती हैं। द मेजर्स नीडेड टू आर्ग्यूमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज टू द पंचायत। अब देखिए यहाँ पर मेन इनका क्या होता है, यूनियन और स्टेट के बीच में क्या करना, रेवेन्यू को डिवाइड करना। और फिर स्टेट में ये जो रेवेन्यू इन्होंने डिवाइड किया है, स्टेट में ये पंचायत और जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, यहाँ पे ये रेवेन्यू किस तरीके से डिवाइड होगा, उसको भी ये कौन देखता है, फाइनेंस कमीशन यहाँ पर देखता है, ठीक है। इज द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। द मेजर्स नीडेड टू ऑर्ग्यूमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द municipalities in the state on the basis of recommendation made by the finance commission of state। तो इसमें यहाँ पे कौन रिकमेंडेशन देता है, फाइनेंस कमीशन यहाँ पे रिकमेंडेशन देता है कि यहाँ पे किस तरीके से रेवेन्यू का एलोकेशन होगा। हालांकि हम देखें कि ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, इसकी ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है ना। ये बाइंडिंग नहीं होती, इनकी जो एडवाइस होती है, ये जो रिपोर्ट देते हैं वो बाइंडिंग नहीं होता है गवर्नमेंट के ऊपर, ये बाइंडिंग नहीं होता है, आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर इसे इस्टेब्लिश किया गया है। ये कैसी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका जो टेन्योर होता है वो हर 5 साल में ये यहाँ पे फाइनेंस कमीशन यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है। यहाँ पर 2 बार जो है 2 फाइनेंस कमीशन यहाँ पर जो है उनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड हुआ है 5 ईयर से 6 ईयर तक,
ठीक है, एक 9th फाइनेंस कमीशन का और एक अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसका। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको डिस्कशन कैसा लगा। अगर कोई कमी दिखती है आपको तो ज़रूर उसे वहाँ पर एड्रेस कीजिएगा। तो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।